क्यों मकेवेली? ये सवाल किसी के भी मन में आ सकता है जब वो मकेवेली के बारे में वीडियो देखे या सुने। मकेवेली ने पश्चिमी सोच में कई अहम बातें जोड़ी हैं, खासकर राजनीति में, लेकिन साथ ही इतिहास, इतालवी साहित्य, युद्ध की समझ और कूटनीति में भी। मगर मकेवेली खुद को कभी दार्शनिक नहीं मानते थे। उल्टा वो दार्शनिक सोच से दूरी बना लेते थे और अपनी बातों में तर्क की जगह अपने अनुभव और उदाहरण देते थे। उनकी बातें कई बार उलझी हुई या एक दूसरे से टकराती भी लगती हैं। फिर भी मकेवेली को बड़े राजनीतिक विचारकों में गिना जाता है। उनकी लिखी बातें खुद उनके अंदर कई अहम बातें छुपाए हुए हैं। आज भी विद्वानों के बीच ये चर्चा चलती रहती है कि मकेवेली के विचारों में कोई साफ और नया दर्शन छुपा है या नहीं। इसके अलावा बाद के बड़े दार्शनिकों ने भी मकेवेली की बातों को बहुत गंभीरता से लिया, चाहे उनसे असहमति हो या उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। भले ही मकेवेली का तरीका सीधा सीधा दार्शनिक न लगे, लेकिन उनके विचारों का असर बहुत गहरा और दूर तक गया है। मकेवेली के नाम से जुड़ा शब्द मकेवेलियन आज भी बहुत सारी नैतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक बातों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे मकेवेली ने खुद ये शब्द बनाए हो या नहीं। मकेवेली की जो सोच थी कि कल्पनाओं में उलझने की जगह हकीकत पर ध्यान देना चाहिए, उसने पूरी राजनीतिक सोच की परंपरा को चुनौती दी। आज भी कई नए राजनीतिक विचारक मकेवेली के सोच से प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए मकेवेली को राजनीति की बड़ी बातों में हमेशा शामिल किया जाता है। मकेवेली की जिंदगी के शुरुआती सालों के बारे में बहुत ज्यादा पक्की जानकारी नहीं है। मकेवेली का जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस शहर में हुआ था। बचपन में उन्होंने पाओलो दा रोंचलियोने नाम के टीचर से लैटिन सीखा। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की थी और उनकी लिखी चीजों से पता चलता है कि उन्हें बहुत अच्छी पढ़ाई मिली। मकेवेली की असली पहचान तब शुरू हुई जब उन्हें 1498 में फ्लोरेंस रिपब्लिक में दूसरा चांसलर बना दिया गया। अगले करीब 14 साल तक उन्होंने फ्लोरेंस के लिए कई अहम काम किए। अलग अलग शहरों में राजदूत बनकर गए, फ्रांस के दरबार और दूसरी जगहों पर भी गए। उनकी लिखी चिट्ठियां और रिपोर्टें आज भी उनके काम और उनकी सोच को दिखाती हैं, जिसमें वो लोगों और संस्थाओं को बहुत गहराई से समझते थे। फ्लोरेंस में 1494 से गणराज्य की सरकार थी, क्योंकि मेडिची परिवार को वहां से हटा दिया गया था। इस समय मकेवेली को वहां के मुख्य प्रशासक पिएरो सोडेरिनी का साथ मिला और उन्होंने अच्छा समय देखा। फिर 1512 में पोप की सेना की मदद से मेडिची परिवार ने दोबारा सत्ता अपने हाथ में ले ली और सरकार को खत्म कर दिया। मकेवेली को इस बदलाव का सीधा असर झेलना पड़ा। पहले उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया, फिर जब उन पर गलत तरीके से सरकार के खिलाफ साजिश का शक हुआ तो उन्हें जेल में डालकर कई हफ्तों तक यातना दी गई। उसके बाद मकेवेली अपने गांव चले गए और वहां से उन्होंने लिखना शुरू किया। मकेवेली की सबसे पहली और सबसे चर्चित किताब द प्रिंस है। इसे उन्होंने 1513 के आखिर में लिखा, लेकिन छपने में बहुत साल बाद आई। मकेवेली इस किताब के जरिए फिर से राजनीति में अपनी जगह पाना चाहते थे। उन्होंने ये किताब पहले जूलियानो दे मेडिची को देने के लिए लिखी थी, लेकिन बाद में इसका समर्पण बदलकर लोरेंजो दे मेडिची के नाम कर दिया गया। लेकिन शायद लोरेंजो ने इसे कभी पढ़ा भी नहीं। अपने मजबूरी के दिनों में मकेवेली ने और भी कई चीजें लिखी। उन्होंने कविताएं, नाटक, छोटी कहानियां और आर्ट ऑफ वॉर नाम से युद्ध पर एक किताब भी लिखी। इसके साथ ही उन्होंने फ्लोरेंस के इतिहास और कई खास लोगों की जिंदगी पर भी लिखा। सबसे बड़ी बात, उन्होंने डिस्कोर्सेस नाम से दूसरी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने गणराज्य सरकार के सिद्धांतों पर बात की। ये किताब उन्होंने कई सालों में लिखी थी और ये भी बाद में छपी। इस किताब में मकेवेली ने पुराने रोम के इतिहास का सहारा लेते हुए अपनी बात रखी। जिंदगी के आखिरी दिनों में
मकेवेली धीरे धीरे मेडिची परिवार के नजदीक आ गए थे। 1520 में कार्डिनल जूलियो दे मेडिची ने उन्हें फ्लोरेंस का इतिहास लिखने का काम दिया, जिसे मकेवेली ने 1525 में पूरा किया और कार्डिनल को सौंप दिया। इसके बाद भी उन्हें कुछ छोटे मोटे काम मिलते रहे, लेकिन पूरी तरह से उनकी पुरानी इज्जत वापस नहीं मिल पाई। आखिरकार मकेवेली की मौत 21 जून 1527 को हो गई। पुराने समय के कई राजनीतिक विचारकों का मानना था कि अच्छे और सच्चे शासक के पास ही असली हक होता है सत्ता का। बहुत से लेखकों ने शासकों को ये सलाह दी थी कि अगर उन्हें अपनी सत्ता लंबे समय तक और शांति से चलानी है तो उन्हें ईमानदार और नेक बनना चाहिए। उनका मानना था कि जो राजा अच्छा होता है वही लोगों से इज्जत और आज्ञा पा सकता है। मकेवेली अपनी सबसे मशहूर वीडियो द प्रिंस में ये सोच साफ तौर पर नकारते हैं कि अच्छा इंसान ही सत्ता का हकदार होता है। उनके लिए ताकत और अधिकार एक ही बात है, जिसके पास ताकत है वही हुकूमत कर सकता है। अच्छाई से किसी को सत्ता नहीं मिलती और अच्छा होना ही काफी नहीं है। मकेवेली का कहना है कि नेता का असली काम सत्ता को हासिल करना और उसे बनाए रखना है, भले ही वो अच्छे या बुरे तरीके से करे। उनके लिए हुकूमत चलाने की असली बात यही है कि राजा को पता हो ताकत को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। मकेवेली मानते हैं कि लोगों को अपने काबू में रखने के लिए डर सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि लोग अक्सर स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं। अगर सिर्फ प्यार या लगाव से राज चलाने की कोशिश की जाए तो लोग मौका मिलते ही साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन डर की वजह से वो राजा की बात मानते हैं। मकेवेली की राजनीति की सोच में अधिकार और सही गलत की कोई खास जगह नहीं है। उनके लिए बस ताकत ही सब कुछ है। कानून और हुकूमत तभी मानी जाती है जब उसके पीछे जोर हो, यानी जबरदस्ती लागू किया जाए। उनके हिसाब से राजा को लोगों पर काबू पाने के लिए कभी कभी हिंसा और धोखे का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही तरीके लोगों पर असर डालते हैं। मकेवेली के हिसाब से लोग सच्चे और भरोसेमंद नहीं होते, वो जरूरत पड़ने पर अपना फायदा देखते हैं, इसलिए सिर्फ प्यार से उनका भरोसा नहीं जीता जा सकता। राजा को ये समझना चाहिए कि डर के बिना उसकी हुकूमत टिक नहीं सकती। उनके मुताबिक लोग राजा की बात सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सजा के डर से डरते हैं, वरना वो किसी भी वक्त बदल सकते हैं। इस तरह मकेवेली के लिए हुकूमत चलाने की असली कुंजी ताकत है और उसी से सब कुछ चलता है। मकेवेली की सोच साफ कहती है कि असली ताकत ही सच्चा अधिकार है और जिसके पास ज्यादा ताकत है वही लोगों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकता। लोगों को हुकूमत के कानून इसलिए मानने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास उतनी ताकत नहीं होती कि वो सरकार का विरोध कर सके, या फिर उन्हें सरकार के गुस्से और सजा का डर होता है। मकेवेली मानते हैं कि राजनीति में असली खेल ताकत का है और सिर्फ अधिकार या हक जताने से कोई राजा नहीं बनता। जो हुकूमत अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। जिनके पास सिर्फ अधिकार है वो कभी न कभी कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि राजनीति में हमेशा ताकतवर ही टिकता है। कानून और सरकार तभी मानी जाती है जब उसके पीछे असली ताकत हो, जिससे लोग डरे और मजबूरन उसकी बात माने। लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए राजा को समझदारी और दूरदर्शिता दिखानी पड़ती है, इसलिए कामयाब राजा को अलग तरह की तैयारी चाहिए। मकेवेली राजनीति को बिल्कुल सीधी और असली नजर से देखते हैं, जिसमें नैतिकता जैसी बातें कम ही मायने रखती हैं। उनके लिए सबसे जरूरी है ताकतवर होना और हर हाल में अपनी हुकूमत को बनाए रखना। मकेवेली ने विर्चू शब्द का इस्तेमाल किया है, जो दिखाता है कि राजा में ऐसी खूबियां होनी चाहिए जिससे वो अपनी सत्ता बचा सके और बड़ी बड़ी चीजें कर सके। विर्चू का मतलब यहाँ अच्छाई या नैतिकता से नहीं है, बल्कि ये वो गुण है जिससे कोई राजा वक्त के हिसाब से बदल सके, कभी अच्छा तो कभी सख्त हो सके, जैसी भी जरूरत हो। मकेवेली मानते हैं कि राजा को वक्त और हालात के मुताबिक अपने तरीके बदलने आने चाहिए, तभी वो सच्चा राजा कहलाए। मकेवेली का मानना है कि राजनीति भी
एक तरह का मैदान जंग है, जहां जो हालात के हिसाब से खुद को बदल सकता है वही आगे बढ़ सकता है। राजा को हर मौके पर सही तरीका समझना चाहिए कि किस हालात में कौन सा तरीका अपनाना है। विर्चू की असली पहचान इसी में है कि राजा को ताकत के सही इस्तेमाल के सारे तरीके आने चाहिए। मकेवेली के लिए राजनीति में कामयाबी का असली पैमाना यही है कि राजा में विर्चू हो, मतलब वो ताकत के खेल में माहिर हो, चाहे उसे अच्छाई के नाम पर राजा बनाने वाले लोग कुछ भी कहें। मकेवेली की नजर में सत्ता का सही इस्तेमाल करने के लिए विर्चू और किस्मत यानी फॉर्चून दोनों का सीधा संबंध है। फॉर्चून को मकेवेली एक ऐसी ताकत मानते हैं जो इंसान की मेहनत और व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। पुराने समय में किस्मत को लोग कभी कभी अच्छी भी मानते थे, लेकिन मकेवेली के हिसाब से फॉर्चून आमतौर पर मुश्किलें और मुसीबतें ही लाती है। कभी कभी किस्मत इंसान की मदद भी कर देती है, लेकिन अगर किस्मत बिल्कुल ही खिलाफ हो जाए तो किसी की भी मेहनत बेकार हो सकती है। मकेवेली ने सबसे अच्छा उदाहरण एक नदी का दिया है, जो जब उफान पर होती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन अगर पहले से बांध बना लिए जाए तो नुकसान को रोका जा सकता है। मकेवेली का कहना है कि अगर राजा में विर्चू और समझदारी है तो वो किस्मत के बुरे असर से अपने आप को और अपनी सत्ता को बचा सकता है। किस्मत को कभी कभी काबू में करने के लिए राजा को जोश और ताकत दिखानी पड़ती है। डरपोक या ज्यादा सोचने वाले राजा किस्मत से हार सकते हैं। मकेवेली ने लिखा है कि किस्मत पर काबू पाने के लिए हिम्मत और तेजी दिखाना जरूरी है, और आमतौर पर जवान जोश से भरे लोग किस्मत को मात देने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि उनमें डर कम होता है। मकेवेली की नजर में किस्मत एक ऐसी ताकत है जो जब चाहे तब किसी भी इंसान या हुकूमत को गिरा सकती है। लेकिन अगर कोई राजा खुद को हर मुश्किल के लिए तैयार रखता है तो वो किस्मत को भी हरा सकता है। विर्चू का असली मतलब भी यही है कि राजा को हर समय किस्मत के बदलते रंगों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जरूरत पड़े तो सख्त कदम भी उठाने चाहिए। मकेवेली की ये सोच हमेशा से विवादों में रही है। बहुत से लोगों ने उन्हें गलत भी कहा है, क्योंकि वो राजनीति में नैतिकता और धर्म को ज्यादा जरूरी नहीं मानते। कुछ लोगों का कहना है कि मकेवेली सत्ता के लिए चालाकी, डर और हिंसा अपनाने की सलाह देते हैं, और अच्छे गुणों की जगह चालाकी, सख्ती और धोखे को जरूरी मानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मकेवेली सिर्फ हकीकत दिखाते हैं, वो बस ये बताते हैं कि असली दुनिया में राजनीति कैसे चलती है, और वहाँ पर अच्छाई बुराई से ज्यादा कामयाबी मायने रखती है। मकेवेली मानते हैं कि राजनीति में अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं होता, और नेताओं को फैसले लेते वक्त नैतिकता की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके हिसाब से राजा को अगर मौका मिले तो अच्छा जरूर करना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़े तो बुरे काम करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मकेवेली के मुताबिक नेता वही है जो हालात के हिसाब से काम करे, और कभी कभी अपनी सत्ता बचाने के लिए चालाकी, सख्ती और धोखे का भी सहारा ले। कुछ लोग मानते हैं कि मकेवेली राजनीति को बिल्कुल सीधा और असली रूप में दिखाते हैं, जिसमें सिर्फ हकीकत देखी जाती है, नैतिकता नहीं। उनका मानना है कि राजनीति का असली मकसद सत्ता को पाना और बचाए रखना है, न कि सही या गलत सरकार बनाना। इसलिए कई लोग उन्हें राजनीति का नया रास्ता दिखाने वाला मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पुराने नियमों से अलग हटकर सत्ता की असली सच्चाई बताई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मकेवेली की बातों में कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो लोगों को सच दिखाना चाहते थे कि राजा असल में कैसे होते हैं। कुछ विद्वान तो उन्हें व्यंग्यकार भी मानते हैं, जो राजाओं और उनके सलाहकारों की गलतियों को उजागर करते हैं। कई लोग मानते हैं कि मकेवेली की बातें सुनकर राजा सचेत हो जाते थे, और आम लोग भी सत्ता की असलियत समझ पाते थे। धर्म को लेकर भी मकेवेली की सोच अलग थी। उन्हें चर्च और उसके तौर तरीकों से खास लगाव नहीं था। उनका मानना था कि धर्म लोगों में जोश कम कर देता है और उन्हें कमजोर बना देता है। मकेवेली पुराने रोम जैसे समाजों के धर्म को बेहतर मानते थे, क्योंकि वहाँ के लोग बहादुर और सक्रिय थे। कुछ लोग मानते हैं कि मकेवेली सिर्फ दिखावे के लिए धार्मिक बातें करते थे,
लेकिन अंदर से वो ज्यादा धार्मिक नहीं थे। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मकेवेली की सोच में धर्म और किस्मत दोनों ही बातें अहम थी और उनके मुताबिक इन सब चीजों का असर इंसान और सत्ता पर जरूर पड़ता। मकेवेली के लिए राजनीति और धर्म अलग अलग थे और उन्होंने हमेशा सत्ता को सबसे ऊपर रखा। मकेवेली को कई लोग उस सोच से जोड़ते हैं जिसमें राज्य को एक ऐसी ताकत माना जाता है जो किसी खास इलाके में जबरदस्ती का पूरा हक रखती है। उनकी वीडियो में लो स्टेटो शब्द कई बार आता है, खासकर जब वो सत्ता को कैसे हासिल और बनाए रखा जाए इस पर बात करें। लेकिन गहराई से देखें तो मकेवेली का राज्य कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि वो राजा की खुद की संपत्ति की तरह है। जिस राजा के पास सत्ता है वही उस राज्य का मालिक है। मकेवेली का पूरा ध्यान राजा की खुद की खूबियों पर रहता है, क्योंकि वही तय करती हैं कि राज्य कैसा चलेगा। इसीलिए वो बार बार विर्चू की बात करते हैं। मकेवेली का राजा अपने बल, समझदारी और हिम्मत से सत्ता में आता है, ना कि किसी विरासत या जनता के सहारे। इसलिए उसे अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए सिर्फ अपनी ताकत और चालाकी पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल और खतरे से भरा होता है, क्योंकि किस्मत और दूसरों की चालें किसी भी वक्त सब कुछ छीन सकती हैं। मकेवेली के पास स्थायी और मजबूत सरकार की कोई साफ तस्वीर नहीं है, जैसी आज की राजनीति में मानी जाती है। कई बार लगता है कि मकेवेली को खुद भी शक था कि क्या ऐसा राजा वाकई हो सकता है जो हर हाल में अपने स्वभाव को बदल सके। उन्होंने लिखा है कि अच्छा राजा वो है जो हालात के हिसाब से अपना तरीका बदल सके और जरूरत पड़े तो गलत रास्ता भी अपना सके। लेकिन मकेवेली को शायद भरोसा नहीं था कि इंसान सच में इतना लचीला हो सकता है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो पूरी तरह उनकी बातों पर खरा उतरता हो। यहाँ तक कि जिन राजाओं को वो सफल मानते हैं, उनके तरीके भी खास समय और हालात में ही काम करते हैं। मकेवेली खुद भी मानते हैं कि अगर कोई इंसान अपने स्वभाव को समय के हिसाब से बदल सके, तभी वो हमेशा सफल रह सकता है। लेकिन ये सिर्फ अगर और मगर की बात लगती है। इसलिए मकेवेली की सलाहें जितनी सटीक दिखती है, उतनी शायद व्यवहार में आसान नहीं है। भले ही मकेवेली की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली वीडियो द प्रिंस है, लेकिन डिस्कोर्सेस में उनकी असली राजनीतिक सोच और झुकाव ज्यादा साफ दिखता है। इस वीडियो में वो गणराज्य वाली सरकार के पक्ष में ज्यादा मजबूत तरीके से बात करते हैं। दोनों वीडियो में मकेवेली ने कई बातें एक जैसी रखी हैं, लेकिन उनके नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग निकलते हैं। मकेवेली साफ कहते हैं कि राजनीति की दो तरह की व्यवस्था हो सकती है, एक वो जहां बस सुरक्षा हो और दूसरी वो जिसमें लोग आजादी के साथ जीते हों। सिर्फ सुरक्षा वाली व्यवस्था में एक मजबूत सरकार सब पर काबू रखती है, लेकिन आजादी वाली व्यवस्था में आम लोग और अमीर दोनों सरकार का हिस्सा बनते हैं और आपस में टकराव के जरिए एक संतुलन बनाते हैं। मकेवेली को लगता है कि असली आजादी सिर्फ गणराज्य वाली सरकार में मिलती। मकेवेली को ये सोच अपने अनुभव से भी मिली, जब वो फ्लोरेंस की सरकार में काम करते थे और फ्रांस की व्यवस्था को करीब से देखा। उन्होंने माना कि फ्रांस की सरकार कानूनों से चलती है और वहाँ के राजा को भी एक हद तक सीमाओं में रहना पड़ता है। फ्रांस के कानून इतने मजबूत हैं कि अगर राजा या कोई अमीर व्यक्ति उन कानूनों को तोड़े तो वहाँ की संसद यानी पार्लियामेंट उन्हें रोक सकती है। इस वजह से वहाँ की सरकार संतुलित और शालीन बनी रहती है। लेकिन मकेवेली के मुताबिक चाहे कानून कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर वहाँ के लोग आजादी से नहीं जी सकते तो वो असली गणराज्य नहीं कहलाता। उनका कहना है कि अगर किसी देश में राजा लोगों की आजादी की मांग पूरी नहीं कर सकता तो उसे ये समझना चाहिए कि लोग आखिर क्यों आजाद होना चाहते हैं। मकेवेली मानते हैं कि कानून और नियम जरूरी हैं, लेकिन अगर उनमें जनता की आजादी शामिल नहीं है तो वो व्यवस्था अधूरी है। इसलिए उनके लिए सबसे बेहतर सरकार वही होती है
जिसमें जनता खुद भी हिस्सा ले सके और खुलकर अपनी बात कह सके। मकेवेली का मानना है कि कुछ लोग आजादी सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि दूसरों पर हुकूमत कर सकें, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उन्हें रोका जा सकता है। बाकी ज्यादातर लोग आजादी और सुरक्षा को एक ही चीज समझते हैं। उनके लिए बस इतना ही काफी होता है कि वो आराम से और बिना डर के जी सके। मकेवेली कहते हैं कि अगर राजा कानूनों के जरिए सबको सुरक्षा दे दे और खुद भी उन कानूनों को माने तो लोग जल्दी संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वो फ्रांस की मिसाल देते हुए बताते हैं कि वहाँ लोग इसलिए सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ के राजे बहुत सारे कानूनों से बंधे होते हैं। यही कानून सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, लेकिन मकेवेली साफ करते हैं कि सुरक्षा और आजादी दोनों अलग बातें हैं। कोई भी राजा चाहे जितनी अच्छी सरकार चला ले, लेकिन अगर उसमें लोगों को असली आजादी नहीं मिलती तो वो पूरी तरह राजनीतिक या नागरिक व्यवस्था नहीं कहलाती। मकेवेली मानते हैं कि जब सरकार लोगों को सिर्फ सुरक्षा देती है तो वो उन्हें हथियार रखने से भी रोकती है ताकि लोग कभी बगावत न करें। लेकिन ऐसा करने से उस देश की ताकत कमजोर हो जाती है क्योंकि उसे लड़ाई के लिए बाहरी सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ता है। मकेवेली के हिसाब से जब जनता के पास हथियार नहीं होते तो वो निर्बल और निर्भर बन जाती है और वो कभी भी असली आजादी नहीं पा सकती। इसलिए उनके लिए ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग निहत्थे हों अधूरी मानी जाती है। मकेवेली का कहना है कि किसी भी देश में आजादी तभी टिक सकती है जब वहाँ के नागरिक खुद हथियार उठाने के लिए तैयार हो। उन्होंने साफ कहा कि रोम और स्पार्टा जैसे देश सैकड़ों साल तक आजाद रहे क्योंकि वहाँ के लोग हथियारबंद थे। दूसरी तरफ जिन देशों ने अपने लोगों को निहत्था रखा वो ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह पाए। मकेवेली को भरोसा है कि लोग हमेशा अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं, चाहे दुश्मन बाहर का हो या खुद की सरकार। फ्रांस के राजा इसलिए लोगों को निहत्था रखते हैं ताकि कोई भी चुनौती न खड़ी हो। लेकिन मकेवेली के अनुसार जो सरकार सिर्फ शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से हथियार छीन लेती है वो असली आजादी देने में नाकाम रहती है। मकेवेली ने हथियार छीनने की जो बात कही वो सिर्फ सुरक्षा से जुड़ी नहीं है, बल्कि इससे ये भी समझ आता है कि फ्रांस जैसे देशों की सरकार और रोम जैसे गणराज्य में क्या फर्क है। फ्रांस में आम लोग एकदम शांत और निर्भर होते हैं और अमीर लोग भी राजा पर ही टिका रहते हैं। वहीं रोम जैसे गणराज्य में आजादी सबसे जरूरी चीज होती है और वहाँ आम लोग और अमीर दोनों ही सरकार चलाने में हिस्सा लेते हैं, भले ही उनमें आपस में टकराव। मकेवेली मानते हैं कि अगर किसी समाज में हर तबके के लोगों को आजादी नहीं मिलेगी तो पूरी व्यवस्था आजाद नहीं मानी जा सकती। मकेवेली कहते हैं कि जो लोग आम लोगों और अमीरों के बीच के झगड़ों को गलत मानते हैं वो समझ नहीं पाते कि यही टकराव रोम में आजादी को जिंदा रखता था। उनके हिसाब से ये झगड़े कानून बनाने और लोगों को अच्छा नागरिक बनाने में मदद करते थे। इसलिए मकेवेली का मानना है कि ऐसे झगड़े जरूरी होते हैं और इन्हें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इन्हीं से कोई समाज बड़ा बनता है। उनके मुताबिक दूसरी जगहों जैसे स्पार्टा या वेनिस की सरकारें उतनी मजबूत नहीं थी क्योंकि वहाँ ऐसा खुला और टकराव वाला माहौल नहीं था, जिसकी वजह से वो या तो सुस्त हो जाती थी या हालात बदलते ही टूट जाती। मकेवेली को आम लोगों की समझ और सोच पर बहुत भरोसा था। उन्होंने माना कि आम लोग किसी राजा से ज्यादा समझदार और स्थिर होते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ही असली आजादी की चिंता करती है और जब कोई खतरा महसूस होता है तो वो आवाज उठाने और उसका सामना करने को तैयार रहती है। राजा या अमीर लोग आजादी का मतलब बस हुकूमत करना समझते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए आजादी मतलब है कि कोई उन्हें दबाए नहीं। इसीलिए जब उन्हें लगता है कि उनकी आजादी छिन सकती है तो वो सबसे पहले विरोध करते हैं। मकेवेली के हिसाब से ऐसी जनता ही किसी देश की असली ताकत होती है। लेकिन ये सोच उस व्यवस्था से बिल्कुल अलग है जहां राजा सबसे ऊपर होता है और बाकी सब उसका कहना मानते हैं।
मकेवेली साफ कहते हैं कि अगर आप एक आजाद समाज चाहते हैं तो आपको लोगों को खुलकर बोलने, लड़ने और फैसले लेने का हक देना होगा। बस शांति बनाए रखने के लिए सबको चुप करा देने से कोई भी समाज सच में आजाद नहीं बन सकता। मकेवेली के लिए आजादी और सुरक्षा एक साथ चल ही नहीं सकते, क्योंकि असली आजादी वहीं होती है जहां लोगों को खुलकर बोलने और बहस करने का मौका मिले। मकेवेली को भरोसा था कि बहस और चर्चा से ही समाज को सही दिशा मिलती है और जनता अपने भले के लिए सही फैसला कर सकती है। उनकी नजर में बोलने की आजादी यानी जनता का खुले मंच पर अपने विचार रखना किसी भी गणराज्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो मानते थे कि जब लोग खुलकर बहस करते हैं तो अलग अलग राय सामने आती हैं और उनमें से सबसे अच्छा रास्ता निकलता है। मकेवेली के मुताबिक एक राजा को गलत सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन पूरी जनता को गलत बात मनवाना मुश्किल है, क्योंकि अगर लोग खुलकर बहस करें तो वो सच पहचान लेते हैं। इसलिए गणराज्य जैसी सरकारें भले ही थोड़ा शोर और असहमति से भरी हों, लेकिन वो आखिर में जनता के भले के लिए ही फैसले लेती। उन्होंने रोम की मिसाल दी कि वहाँ के लोगों को कानूनों पर सवाल उठाने, इकट्ठा होने और विरोध करने की पूरी आजादी थी। अगर कभी लोग किसी बात को गलत समझते थे तो एक अच्छा और ईमानदार नेता उन्हें समझा सकता था और लोग उसकी बात मान भी लेते थे। मकेवेली का मानना था कि जनता भले ही पूरी जानकारी न रखती हो, लेकिन अगर कोई सच्ची और भरोसेमंद बात करे तो वो सच को पहचान लेती। मकेवेली ने कहा कि जब जनता को बोलने और सोचने की जगह दी जाती है तो वो समझदारी, स्थिरता और शुक्रगुजार होने जैसे गुण दिखाती। उन्होंने कहा कि अगर दो अच्छे वक्ता अपनी अपनी बात जनता के सामने रखें तो जनता ज्यादातर सही बात को ही अपनाती है। दूसरी तरफ राजा आसानी से किसी लालच या झूठ के झांसे में आ सकता है और भ्रष्ट लोगों को ऊंचे पद दे सकता है, लेकिन जनता ऐसा नहीं करती। अगर जनता रास्ते से भटक भी जाए तो एक अच्छा इंसान उन्हें बातों से समझा सकता है, लेकिन अगर राजा ही गलत हो जाए तो उसे सिर्फ ताकत से ही रोका जा सकता है। मकेवेली मानते थे कि जनता की गलती को बातों से सुधारा जा सकता है, लेकिन राजा की गलती को नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो सरकार जनता की बात सुनती है, बहस करती है और लोगों को शामिल करती है, वो असली आजादी की तरफ बढ़ती है। और जो सरकारें लोगों की आवाज दबाती हैं, उन्हें बदलने के लिए अक्सर हिंसा की जरूरत पड़ती है। मकेवेली का मानना था कि किसी एक आदमी की ताकत और समझदारी पर पूरी सरकार टिकाना ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान की सोच और आदतें आसानी से नहीं बदलती। यही वजह है कि अकेले शासक की सरकार लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती। इसके मुकाबले गणराज्य यानी रिपब्लिक में तरह तरह के लोग होते हैं और इसी वजह से वो बदलते हालात में खुद को ज्यादा आसानी से ढाल सकता है। उन्होंने रोम की मिसाल दी, जहां हनीबल से लड़ाई के वक्त शुरुआत में एक शांत और सोच समझकर चलने वाले नेता फेबियस की जरूरत थी, जो बिना जल्दबाजी के दुश्मन को थामे रख। और जब वक्त आया कि अब कड़ी कार्रवाई करनी है, तो रोम ने सीपियो को आगे किया, जो उस हालात के लिए सही था। फेबियस और सीपियो दोनों अपनी आदतों के अनुसार ही काम करते थे, लेकिन रोम के पास ये ताकत थी कि वो वक्त के हिसाब से सही इंसान को चुन सके। अगर फेबियस अकेले राजा होते तो शायद हार हो जाती, क्योंकि वो हालात के हिसाब से अपना तरीका बदल ही नहीं पाते। लेकिन गणराज्य की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उसमें अलग अलग तरह के लोग थे और हर वक्त के लिए कोई न कोई सही इंसान सामने आ जाता। मकेवेली के लिए ये विविधता, जो पुराने सोच के लोगों को गलत लगती थी, असल में गणराज्य की सबसे बड़ी खूबी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मकेवेली को गणराज्य की सरकार पर पूरा भरोसा था। उन्होंने खुद माना कि रिपब्लिक में भी बदलाव बहुत धीरे होते हैं, क्योंकि संस्थाएं और नियम आसानी से नहीं बदलते। जब तक पूरी व्यवस्था हिल न जाए, तब तक कुछ बड़ा नहीं होता। और एक आदमी अकेले कुछ बदल भी ले तो भी पूरा देश उसके साथ नहीं बदलता। इसलिए मकेवेली की सोच ये थी कि गणराज्य में अलग अलग तरह के लोग होने की वजह से
सरकार वक्त के हिसाब से बदलने में सक्षम होती है, लेकिन ये बदलाव भी आसान नहीं होते। फिर भी ये तरीका अकेले शासक से बेहतर होता है, क्योंकि बदलाव की थोड़ी सी भी उम्मीद सिर्फ वहीं दिखती है जहां लोग मिलकर सरकार चलाते हैं। अगर राजशाही व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी इंसानी स्वभाव की मजबूती है, तो गणराज्य की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो पुरानी संस्थाओं को थामे रखता है, चाहे उनका समय निकल चुका हो। मकेवेली ने यह तो साफ कहा कि राजाओं से ज्यादा बेहतर व्यवस्था गणराज्य है, लेकिन क्या सच में गणराज्य की संस्थाएं हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकती हैं? इस पर उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा। अब सवाल आता है कि जब मकेवेली ने गणराज्य की इतनी तारीफ की, तो फिर उन्होंने राजाओं पर लिखी अपनी मशहूर वीडियो में ऐसा क्यों लिखा जो बिल्कुल अलग लगता है? कुछ लोग मानते हैं कि वो वीडियो उन्होंने सिर्फ अपने शहर के नए राजाओं को खुश करने के लिए जल्दी में लिखी थी, ताकि उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन मकेवेली ने कभी इस वीडियो को गलत नहीं कहा और बाद की वीडियो में खुद इसका जिक्र भी किया, जिससे लगता है कि वो दोनों ही वीडियो को एक दूसरे के पूरक मानते थे। बहुत लोग इस बात पर बहस करते रहे हैं कि मकेवेली असल में राजाओं का पक्षधर था या जनता की आजादी का। कोई एक जवाब तय कर पाना मुश्किल है। शायद यही सही है कि हम मान ले कि मकेवेली के अंदर दोनों सोच एक साथ थी और दोनों को बराबर अहमियत दी जानी चाहिए। अब बात आती है कि मकेवेली की सोच को पश्चिमी सोच के इतिहास में कहाँ रखा जाए। ये सवाल भी कई सालों से पूछा जा रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मकेवेली की सोच ने गणराज्य की पुरानी परंपरा को नया रूप दिया और ये सोच अमेरिका जैसे देशों के संविधान बनाने वालों तक भी पहुंची। वहीं कुछ दूसरे लोग मानते हैं कि मकेवेली की सोच पूरी तरह नई और आधुनिक थी। कुछ विचारक उन्हें गुलामी से आजादी वाली सोच का जनक मानते हैं, तो कुछ उन्हें लोकतंत्र की आवाज कहते हैं। कुछ उनके धर्म और नैतिकता से जुड़े विचारों को उनकी सबसे खास बात मानते हैं, लेकिन अब तक कोई पक्की राय नहीं बन पाई है। शायद इसकी एक वजह यह है कि मकेवेली बदलाव और परंपरा दोनों के बीच में अटके हुए थे। वो नई बात कहने की कोशिश करते थे, लेकिन पुरानी सोच से भी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने जो नई बातें कही, उनमें भी कई बार पुरानी परंपराओं की झलक दिखती है। यही वजह है कि मकेवेली को पूरी तरह न तो पुराने जमाने का कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह आधुनिक। वो दोनों के बीच की एक खास जगह पर खड़े हैं, जहां से वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यही बात उन्हें मुश्किल और खास बनाती है।